हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू कवर द न्यूक्लियर फिजिक्स इन एज लेस एज पॉसिबल टाइम। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके एक हम लोग क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि इसको देखने के बाद जो जहाँ आपकी डाउट है वो ख़त्म हो जाए और ये पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आप लास्ट टाइम में भी इसको 5 से 10 मिनट में न्यूक्लियर फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज रेस्ट मास। रेस्ट मास आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, ये चारों का याद रखिए। हो सकता है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, और उसमें आपको यही चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उसमें चूंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एएमयू का बहुत ही क्लोजली है तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और या फिर क्वेश्चन भी आएंगे तो वहाँ भी कभी कभार बनाने में ये डेटा यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है? 511 किलो वोल्ट, या फिर इसी को लिखा जाता है 0.511 मेव। ठीक है, प्रोटॉन का कितना है? 938.3 मेव, न्यूट्रॉन का 939.5 मेव, एंड एएमयू का कितना है? 931। एएमयू इज व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट, जो कि क्या होता है? कार्बन 12 का एक एटम का वेट का 1/12 टाइम्स। तो एटॉमिक मास यूनिट का रेस्ट मास कितना हो जाएगा? 131.5 मेव। ठीक है, तो ये चारों का जो रेस्ट मास है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज फर्मियंस आर दोज पार्टिकल विच ओबेज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने बस यूं ही लिख दिया कि फर्मियंस आर दोज पार्टिकल विच ओबेज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी ज़्यादा डिवीज़न करते हैं हम लोग तो तब हम लोगों को मिलता है फर्मियंस, और फर्मियंस भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रेडियस। तो न्यूक्लियर रेडियस होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3 वेयर A इज द मास नंबर। A क्या है आपका? मास नंबर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कैसे देते हैं हम लोग? R इज इक्वल टू R नॉट। यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज R नॉट। R नॉट A टू द पावर 1/3, R नॉट A टू द पावर 1/3। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आल्सो हैव ऑर्बिटल स्पिन मोमेंटम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उनके पास भी ऑर्बिटल स्पिन मोमेंटम होता है, मतलब वो भी स्टेशनरी नहीं रहते हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होती है, दैट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन और ड्यू टू द स्पिन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, हाईएस्ट जो हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है वो कौन सा है? बिस्मथ, दैट एटॉमिक नंबर इज 83 एंड मास नंबर इज 209। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, द हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सो यू हैव टू चूज बिस्मथ 83, बिस्मथ 83। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 से, और आप बढ़ते जा रहे हो तो शुरू में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन धीरे धीरे न्यूट्रॉन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है और तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या होने लग जाता है? शुरू में तो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिलती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर इनस्टेबिलिटी आने लगती है, और बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 83 है। ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है जहाँ पे न्यूक्लियस स्टेबल होती है, इसके बाद सारे न्यूक्लियस क्या होने लग जाते हैं? अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है?
एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। देन मास नंबर में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दोगे आप, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको कर दिया हमने माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। सो दिस वुड बी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। डेल एम क्या हो गया? डेल एम इज द मास डिफेक्ट। डेल एम क्या है? दिस डेल एम इज मास डिफेक्ट। ठीक है, जो एक्चुअली में मास इतनी होनी चाहिए थी, बट मास कितनी हुई? m, कुछ कम हुई, तो अ पार्ट ऑफ मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, एंड बेटर टू से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है किसके लिए? Fe2856, दैट इज आयरन 2856। ठीक है, तो Fe एज हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर इनस्टेबिलिटी होती है उसको कम करने के लिए, स्टेबिलिटी तरफ जाने के लिए न्यूक्लियस में क्या होता है? कुछ चेंजेज होता है, कुछ डिसइंटीग्रेशन होता है। कि अगर ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, अगर इनस्टेबिलिटी ज़्यादा न्यूट्रॉन की वजह से है, सो न्यूट्रॉन विल बी स्प्लिटेड और डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोटॉन के वजह से है, न्यूट्रॉन की कमी है, तो इस केस में क्या होगा? प्रोटॉन विल बी स्प्लिटेड। ठीक है, तो आप देखोगे कभी कभी कि न्यूट्रॉन स्प्लिट कर रहा है, कभी प्रोटॉन स्प्लिट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्टेबिलिटी कर्व होती है हमारी, आप याद करो, दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व, सॉरी दिस इज द स्टेबिलिटी कर्व। तो अगर दिस इज n एंड दिस इज p, तो n/p रेशियो निकालेंगे। तो अगर कोई एटम यहाँ पे है और इसलिए अनस्टेबल है, तो इसको अपना न्यूट्रॉन घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, इसको अपना न्यूट्रॉन घटाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन घटाने के लिए क्या करेगा? ये एक न्यूट्रॉन को तोड़ देगा। अगर एक न्यूट्रॉन टूट जाएगा तो न्यूट्रॉन घट जाएगी और p बढ़ जाएगी, तो इस वजह से इसका जो n/p है वो कम होकर इस रीजन में आ जाएगा और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर वही मान लो कि कोई यहाँ पे है, सपोज करो कोई न्यूक्लियस यहाँ पे, n/p क्या है उसका? कम है, इसको बढ़ाना है n/p। n/p को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? n को बढ़ाना पड़ेगा, p को घटाना पड़ेगा। सो इस केस में प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और न्यूट्रॉन बनेगा और n/p क्या होगा? फाइनली बढ़ जाएगा और इस तरह से स्टेबिलिटी अचीव कर ली जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं किस किस तरीके से डिके होगा और स्टेबिलिटी गेन करी जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जब सबसे पहला है दैट इज अल्फा डिके, ऑकर फॉर मास नंबर 210 से अगर ज़्यादा है, इफ मास नंबर इज ग्रेटर देन 210 देन अल्फा डिके विल ऑकर। ठीक है, ड्यूरिंग डिके रेस्ट मास ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ RHS। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सम पार्ट ऑफ रेस्ट मास इन LHS अपीयर एज Q वैल्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे Q वैल्यू का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज बीटा डीके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, न्यूट्रॉन जब टूटता है तो क्या बनाता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। जबकि प्रोटॉन अगर टूटता है तो क्या बनता है? न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन एंड दिस इज न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो क्या होता है? चार्जलेस होता है और इसकी जीरो मास होती है, मतलब इसमें ना ही मास होता है ना ही चार्ज होता है, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है? प्लस माइनस हाफ। दैट मीन्स अगर ये प्लस हाफ है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन गेट्स डिकेड वेयर एज आइसोलेटेड प्रोटॉन कैनॉट। ठीक है, रीज़न क्या है कि न्यूट्रॉन की मास प्रोटॉन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो आप, प्रोटॉन अगर
डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो ये न्यूट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होकर अपने से ज़्यादा मास यील्ड कर रहा है। ये आइसोलेटेड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्रोटॉन आइसोलेटेड स्टेट में डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, जबकि न्यूट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास भी कंजर्व हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा डीके। नेक्स्ट इज गामा डीके। बीटा डीके और अल्फा डीके दोनों ही क्या है, पार्टिकल है, दोनों ही क्या है, पार्टिकल है, बोथ आर पार्टिकल। जबकि गामा क्या है, दिस इज रेडिएशन, दिस इज वेव। ठीक है, तो इतना करने के बाद अल्फा और बीटा इमिट करने के बाद भी अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इनस्टेबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, वो गामा रेडिएशन इमिट करेगा और उस तरह से चाहेगा कि कुछ तो स्टेबिलिटी मिले। वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा न्यूक्लियस, ठीक है, बाय इमिटिंग द फोटोन इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। ठीक है, गामा रे जो होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काउज कर सकता है। अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो जो इन्फिनिटी स्टोन्स रहते हैं गॉन्टलेट में, वहाँ से क्या निकलता है, गामा रे निकलता है, जिससे क्या होता है, आयरन मैन मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरेनियम 238 जब टूटना शुरू होता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, तो कहाँ पे जाकर रुकता है, लेड 206 पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। यूरेनियम कहाँ तक जाकर रुकता है, Pb 206 पे। और एक चीज़ होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर कर लेती है। तो इस केस में क्या होता है, प्रोटॉन इसके अंदर है ना और इलेक्ट्रॉन एक आके मिलता है, इससे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाता है क्या, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और ये बन जाता है न्यूट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी 12th में, तो आपने एक चीज़ आपको याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है, और वहाँ से हम लोग दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके dN/dt, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये घट रहा है नंबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल नंबर। समझ के बात। और इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग हटाते हैं तो यहाँ देखो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा आता है, -dN/dt इक्वल टू λn, वेयर लैम्डा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको जब हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखो रिवर्स एरो बनाया हुआ है, तो ये फॉर्मेट देगा कुछ इस तरह का, ln n/n0 इज इक्वल टू -λt, ln n/n0 इक्वल टू -λt, वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा रेट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लैम्डा क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो बताओ n क्या है, n इज द नंबर एट एनी टाइम t, n0 इज द इनिशियल नंबर, लैम्डा इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, क्यूरी, एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपको यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी का क्या हो गया, क्यूरी, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक और यूनिट होती है एक्टिविटी की जिसको कहा जाता है बेकरेल, BECQUEREL, बेकरेल। तो 1 बेकरेल इज इक्वल टू होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 क्यूरी इक्वल टू कितना, क्यूरी एक बड़ा यूनिट है, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जबकि 1 बेकरेल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो वी मे से 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरेल। ठीक है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2/λ। ln2 का अगर वैल्यू पुट करोगे तो 0.693/λ। ठीक है, एक्टिविटी एट एनी टाइम t, एक्टिविटी आप एनी टाइम t अगर करेंगे हम लोग, अगर t मल्टीपल में है किसके, हाफ लाइफ के। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ, t हाफ लाइफ वो लाइफ होता है दैट टाइम पीरियड
जितने टाइम में जो एक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। सपोज करो कि कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था और उसकी एक्टिविटी थी कितनी 100, तो 500 होने में इसको जितना टाइम लगेगा दैट टाइम वुड बी कॉल्ड टी हाफ। दैट मीन्स यहाँ पे आप n के बदले क्या पुट, ये n नॉट क्या इनिशियल है और यहाँ पे n के बदले आप क्या पुट करोगे, n के बदले पुट करोगे आप n/2। ठीक है, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ यही होता है टी हाफ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग टी हाफ, ln2/λ, यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि हाफ लाइफ 10 है तो बोलेंगे हाफ लाइफ 10 ईयर्स है, सपोज करो टी हाफ इज़ 10 ईयर्स, तो हम लोग बोलेंगे कि 20 ईयर में कितना बचेगा, तो 2 बार हाफ हो जाएगा। अगर सपोज करिए 100 था तो 10 ईयर में कितना आ जाएगा 50, अगेन 10 ईयर में कितना आ जाएगा आधा, यानी 25। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिविटी एट टी टाइम क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए नॉट दैट इज इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 to the power t/t हाफ, 2 to the power t/t हाफ, दिस इज द एक्टिविटी आफ्टर टी टाइम। ठीक है, ए नॉट बाय 2 to the power t/t हाफ। नेक्स्ट एवरेज लाइफ क्या हो जाता है 1/λ, एवरेज लाइफ इज 1/λ, और 1/λ को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/λ को लिख सकते हैं टी हाफ बाय 0. यहाँ से देखो ना, टी हाफ इक्वल टू 0.693/λ, सो 1/λ कैन बी गिवन एज टी हाफ बाय 0.693 या फिर ln2, सो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो एक्टिविटी कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से दिस लैम्डा इज व्हाट, एक्टिविटी कांस्टेंट, तो आप इसका एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं, आप इसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 2 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो a0/2 to the power 2, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा a0/2 to the power 3, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 रिएक्शन मैंने लिखे हैं, यूरेनियम 92-36, ये क्या हो जाएगा आयोडीन 53 प्लस यूट्रियम 39, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यूरेनियम 92-36, ये क्या आ जाएगा बेरियम 56 प्लस क्रिप्टॉन 36 प्लस 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, समझ गए। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं न्यूक्लियर फिजन में, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस टूटता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, कि इसमें एक न्यूक्लियस टूट के डॉटर न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन के ही बेसिस पे न्यूक्लियर प्लांट में काम होता है, और न्यूक्लियर प्लांट में कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए आप, दैट इज़ मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट वगैरह बेरिलियम वगैरह इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर में हम लोग। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंट्रोल रिएक्शन को अचीव करना। ये ऐसे किया जाता है कि जो आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 बनाता है, तो क्या होता है ये चेन रिएक्शन बनता है। तो चेन रिएक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि एक न्यूक्लियस से जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है उनमें से 2 को कंज्यूम कर लिया जाता है। सो ओनली 1 न्यूट्रॉन विल काउज द एक्साइटेशन ऑफ अनदर द फर्दर न्यूक्लियस। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस को कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है मॉडरेटर इन द फॉर्म ऑफ हेवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम। नेक्स्ट है कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जब भी रोकना वगैरह है तो उसमें हम लोग कंट्रोल रोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कैडमियम। नेक्स्ट इज कूलेंट। तो कूलेंट का काम क्या है कि जो चैम्बर है उसको कूल रखना। नेक्स्ट इज ब्रीडर रिएक्शन। ब्रीडर रिएक्शन यूरेनियम 92-38, एक न्यूट्रॉन ये लिया और क्या बना दिया ये यूरेनियम 92-39। अब यहाँ से एक बीटा एमिशन हुआ और ये क्या बन गया नेपच्यूनियम 93-39। अब फिर यहाँ से एक बीटा एमिशन हुआ और ये बन गया प्लूटोनियम 94-39। ठीक है, तो अनदर न्यूक्लियर फ्यूल इवन ग्रेटर देन ओरिजिनल। तो यूरेनियम 92-38 है, उसको हम लोग थोड़ा सा अल्टर करके उसके न्यूक्लियस को हम लोगों ने बना लिया प्लूटोनियम 94-39, और ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये इससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो सन में कैसे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके बनाते हैं क्या, हीलियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस गामा। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होती है 26.7 मेव। ठीक है,
तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, गामा, बीटा, अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली। तो ज़्यादा आपको जो इसमें चांस है क्वेश्चन आने के वो हैं इससे, न्यूक्लियर रेडियस से, ठीक है। आपको इसके अलावा चांस कहाँ से ज़्यादा है, बैंडिंग एनर्जी से, ठीक है। इसके बाद आपको ज़्यादा चांस कहाँ से आने का है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके से, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके से ज़्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है। जैसे एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन में क्या अंतर है, ये है। और उसके बाद ये जो 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो इस तरह से दिस वाज ऑल फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बताओ कि क्या ये यूज़फुल है। अगर ये यूज़फुल होगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर जो भी टॉपिक आप बोलोगे, चाहे वेव ऑप्टिक्स बोलो, चाहे करंट बोलो, एसी बोलो, ईएमआई बोलो, जो भी, बट गिव फीडबैक ऑफ दिस वीडियो कि ये वीडियो यूज़फुल और फ्रूटफुल था कि नहीं, तो ही मैं आगे बनाऊंगा। अदरवाइज़ खामखा आपका देख के यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। अभी क्रूशियल टाइम है, 5 से 6 दिन बचे हैं। सो आई डोंट वांट कि आपका एनर्जी ये सब चीज़ देख के बर्बाद हो। अगर इससे फ़ायदा होगा तो ही मैं बनाऊंगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो सो आई वुड स्टॉप इट, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।